आज की वीडियो दोस्तों हमारे लिए स्पेशल होने वाली है, जिसके अंदर हमारे 3 जो टॉपिक है इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया और उत्तरकालीन जो मुगल हो गए, जिसमें लास्ट के जो 12 शासक हुए हैं उनके बारे में, और जो थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उनके कारणों के संबंधित फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट है, देखिए 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एक अधिकार जो है किस देश के व्यापारियों के हाथों में था। तो ये दोस्तों क्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहले अरबियों के पास था ये फर्स्ट पर, उसके बाद जो है इतालवी व्यापारियों के हाथों में ये आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। सेकंड देखिए, पुर्तगाल के किस शासक ने जो है मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए क्या है सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डॉन हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी इसको बोला जाता है। इसने हमारे जो मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से इसने समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आज्ञा प्रदान की थी। और उसके बाद आपको पता है कि 1498 में आकर के जो है वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली जो भारत पहुंचा था। थर्ड देखिए, संभवतः मध्ययुगीन की किस अन्य घटना का जो सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के जो समुद्री मार्ग खुल जाने से पड़ा। उक्त जो कथन है वो किस इतिहासकार का है? तो ये दोस्तों डार्डवेल का कथन है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैंने डाली है इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फोर्थ देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस जो यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए थे? तो सबसे पहले हमें इसका पता ही है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत के अंदर। 5 देखिए, 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? तो 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मलक्का बंदरगाह थी वो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इस टाइम पे उभर चुकी थी। 6 देखिए, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो ये दोस्तों अब्दुल मजीद था, और जिसने वास्को डी गामा का सहयोग किया था। 7 देखिए, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि को चीन के अंदर है? तो ये वास्को डी गामा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 8 देखिए, किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यानी कि कंपास का और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? तो ये कराया है दोस्तों डॉन हेनरिक ने, जिसके बारे में हमने भी ऊपर पढ़ा है। तो नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा की गई थी? तो हुगली के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुगली पड़ता है, तो किस यूरोपीय शक्ति द्वारा स्थापित की गई थी? सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री लगाई थी। 10 देखिए, जो पांडिचेरी है वर्तमान जिसको पुडुचेरी बोलते हैं पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पहली यूरोपीय शक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पुर्तगालियों ने जो है इसके ऊपर कब्जा किया था, ना कि यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर बात करें फ्रांस का कब्जा था। इस यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, दूसरा डचों ने किया है सेकंड टाइम पे, और थर्ड जो है 1793 के अंदर अंग्रेजों ने किया। लास्ट में जाकर के 1814 में जो पेरिस की संधि हो जाती है, उसके बाद जो है पांडिचेरी पर फ्रांस का जो है अधिकार होता है। तो यहाँ पे फ्रांस जो है 4 नंबर पे यहाँ पे कब्जा करने वाला था इसके ऊपर। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं। 11 देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये हुगली को दोस्तों पुर्तगालियों ने जो है अड्डा बना लिया था लूटपाट का, और इसी कारण जो है 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये जो है रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। 12 देखिए, पुर्तगाली दूत अंतानियो जो कैब्राल था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अंतानियो कैब्राल को आपने याद रखना है कि अकबर के टाइम में ये भारत आया था, क्योंकि कई बार जो है मैचिंग में क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये यात्री किसके काल में भारत आया। तो अंतोनियो कैब्राल जो है इसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ सकते हो। 13 देखिए, स्पाइस आइसलैंड जो मसाला द्वीप है उसकी उपमा पश्चिमी यूरोपीय देशों और व्यापारी जो है किस देश को प्रदान करते थे? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया को जो है इसे ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता था। तो इंडोनेशिया को यहाँ पे स्पाइस आइलैंड यानी कि मसाला द्वीप की उपमा यूरोपीय व्यापारी प्रदान करते थे। इंडोनेशिया आपको नाम याद रखना है, इसे ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जैसे कि हमारा लास्ट टाइम में भी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी आपके लिए ये रिवीजन हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। 14 देखिए, अफीम, सिल्क, मसाले और नील में से कौन से जो है
प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो इन सब में से जो है मसालों में सबसे ज़्यादा रुचि जो थी यूरोपीय व्यापारियों की रही है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो वास्को डी गामा था, जो मसाले ले गया था वो इंडिया से, तो उसके वो 60 गुना दाम में वहाँ पर बिके थे पुर्तगाल के अंदर या यूरोप के अंदर कह लीजिए। 15 नंबर देखिए, 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय की यहाँ पे बात हो रही है। प्रमुख भारतीय समुदाय कौन सा था? तो ये चेट्टियार समुदाय था, और उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय भी था जिसको चुलिया मुसलमान कहते थे। तो ये भी दोनों यहाँ पे साथ में थे जो यहाँ पे व्यापार उस टाइम पे कर रहे थे। तो चेट्टियार समुदाय तो था ही, साथ में चुलिया मुसलमान भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप के जो है कई बार ये चीज़ें दोस्तों क्या है, आपको कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको ये चीज़ें बार बार आपको आएंगी। इस टाइप के ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट जो है अच्छे से याद करने हैं। 16 देखिए, भारत में पुर्तगाली जो सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? तो यहाँ पे पुर्तगाली जो सामुद्रिक साम्राज्य था इसको दोस्तों इस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये इनकी कंपनी का भी नाम था। 17 देखिए, भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने वाले और जाने वाले, सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे 298 में, आपने पढ़ा ही होगा, और सबसे अंत में ये 1961 में यहाँ से गए थे छोड़ करके गोवा वगैरह को। तो 18 देखिए, जो कालीकट है दोस्तों, इसका जो मलयाली में नाम क्या है? तो ये कोझिकोड इसका मलयाली में नाम है। 19 देखिए, होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? तो ये जो है अल्बुकर्क के टाइम में जो है होर्मुज बंदरगाह पर जो है कब्जा कर लिया गया था। 19 देखिए, पुर्तगालियों ने जो है गोवा को कब जीता और होर्मुज को खो दिया था साथ के साथ? तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा को जीता था 1510 के अंदर, और 1622 के अंदर जो है इन्होंने होर्मुज यानी कि ये बंदरगाह थी इसको इन्होंने खो दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। 20 देखिए, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ पर निर्मित किया गया? तो ये गोवा के अंदर इन्होंने जो निर्मित किया था 1510-30 दोनों में से एक डेट है, आप चेक कर लेना। तो 21 देखिए, बंगाल का कौन सा बंदरगाह जो है पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की जो है संज्ञा से अभिहित किया जाता था? तो ये चट्टगांव को इस टाइम पे पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा इन्होंने दी थी। 22 देखिए, 1542 में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन जो ए 500 डे सूजा जो था, इसके साथ जो है सेंट जेवियर भी दक्षिण भारत में आया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1542 में जो नए पुर्तगाली गवर्नर था जो इसको अल्फोंसा भी बोलते हैं, इसको मार्टिन अल्फोंसा डिसूजा के साथ जो है सेंट जेवियर भी दक्षिण भारत में आए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। तो ये दोनों इकट्ठे आए थे। 23 देखिए, 1572 में जो है पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटोनियो दा नोरोन्हा जो था, उसके समय अकबर कैम्बे में आया था, यानी कि गुजरात में पड़ता है कैम्बे, और यहाँ पुर्तगाली से उसकी पहली बार जो है परिचय हुआ था। और 1580 में जो है जसुइट जो मिशन था अकबर के दरबार में आया था। 1580 में जसुइट मिशन अकबर के दरबार में आया। इनमें जो है फादर एक्विवा व मानसरेत दोनों ही शामिल थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फादर एक्विवा और मानसरेत इसके दरबार में आए थे 1580 में जसुइट मिशन के अंदर। और जो एंटोनियो द नरोहा जो है ये पुर्तगाली था, इसके समय में अकबर कैम्बे गया था और पुर्तगाली से पहली बार मिला था। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था उस टाइम पे जब अकबर जो है कैम्बे गया था? तो एंटोनियो द नोरोहा को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये। 24 देखिए, अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से जो है बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाने स्थापित किए थे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अकबर की अनुमति से हुगली में स्थापित किया गया था कारखाना, याद रखना है आपको, अकबर हुगली, और शाहजहां ने जो है बुंदेल, यानी कि बंदेल यहाँ पे दिया गया, बुंदेल नहीं है ये, बंदेल कोई एरिया था। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, बंदेल और हुगली, शाहजहां बंदेल और अकबर हुगली। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है हुगली को घेर लिया गया था शाहजहां के टाइम में। और दोस्तों सारे ही मैंने यूजीसी नेट के जितने भी हमारे 2009 से लेकर के 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूजीसी नेट के सारे मैंने डाल रखे हैं, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। एचटेट के सारे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, सारे पेपर डाले हुए हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पे क्या रिपीट हो जाए, तो सारे ही आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। जो भी आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम कहीं पे भी मिलता है तो आपको पढ़ने ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनमें से एक आधा क्वेश्चन आता रहता है। जैसे अभी आपने पीजीटी का एग्ज़ाम देखे होंगे, यूपी वगैरह के अंदर हुआ, तो यूपी के अंदर जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था
उसके 1-2 क्वेश्चन सेम उठा करके जो है आरपीएससी के अंदर दिए गए थे, और जिसने वो पढ़ लिए होंगे तो उसके 2 क्वेश्चन ईजिली आराम से ठीक हो गए। तो आपको जो है कहीं से भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो आपको पढ़ने जरूर चाहिए। 26 देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क मज़ार भारत में गोवा के अंदर है। भारत के साथ व्यापार के लिए जो है सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की थी? तो ये डचों ने 1602 में जो इनकी कंपनी आई थी उसके अंदर जो है संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कि इसके अंदर संयुक्त कंपनी थी, ये पूंजी लगाई गई थी अलग अलग जो है व्यक्तियों के द्वारा। 28 देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में किस फोर्ट का निर्माण किया था? जो आधुनिक कोची है, पुर्तगालियों ने जो है डचों को हरा कर वहाँ पर कौन सा किला बनवाया था? तो ये फोर्ट विलियम का किला था जो 1663 में इन्होंने बनवाया था। और 1814 में जो है कोची ब्रिटिश का एक उपनिवेश बन गया था। 1814 में जाकर के जो है कोचीन जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोस्तों। 29 देखिए, किस युद्ध के द्वारा जो है डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? तो ये लड़ाई जो थी बेदरा के नाम से लड़ाई जानी जाती है। बेदरा की लड़ाई जो है दोस्तों 1759 में डचों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इंपॉर्टेंट है। 30 देखिए, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की? तो ये जो की थी वादेर हंगे ने 1605 में मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर की थी। डच फैक्ट्री थी, ये प्रथम डच फैक्ट्री थी, भारत में स्थापित हुई थी। और ये करने वाले जो थे, इनका नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, वादिर हंगे 1605 मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर मसूलीपट्टनम है। इंपॉर्टेंट है ये। 31 देखिए, यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को जो है प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो डचों को जो है सबसे पहले डचों ने दोस्तों क्या किया था, भारतीय वस्त्र का निर्यात करना स्टार्ट किया था। तो डचों को यह जो है इनको निर्यात करने का श्रेय प्राप्त है। 33 देखिए, पोर्टो नोवा जो है एक समृद्ध फसल उत्पादन केंद्र था। तो ये आपको याद रखना है, जो पोर्टो नोवा है यहाँ पर, यह एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। कपड़े का यहाँ पर उत्पादन होता था। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। मसूलीपट्टनम और जो सूरत है दोस्तों, यहाँ से डचों के द्वारा नील का निर्यात होता था। ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। डचों द्वारा जो है बड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डच जो है कौन सी बंदरगाह का यूज़ करते थे कपड़े का निर्यात करने के लिए? तो ये बड़ौच बंदरगाह का यूज़ करते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये। 36 देखिए, पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडे को डालते थे। तो कहाँ पर जो अपने जो डच थे जो स्वर्ण पैगोडे को डालते थे? तो ये पुलिकट आपको याद रखना है। पुलिकट के अंदर जो है डच अपने स्वर्ण पैगोडे यानी कि सिक्के को जो है ढालते थे, और ये सिक्के को पैगोडा बोलते थे। 37 देखिए, नागलवाचे और जो पालाकोल्लू जो है नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। नागलवाचे और जो ये पालकोल्लू जो है ये रंगाई के प्रसिद्ध केंद्र थे। 38 देखिए, मद्रास के दक्षिण में स्थित जो सदरसपत्तम जो है उत्कृष्ट कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो मद्रास के दक्षिण में स्थित था ये सदरसप्तम, इंपॉर्टेंट है ये, और कपड़े के जो है उत्कृष्ट यानी अच्छे कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। 39 देखिए, जो बंगाल से डच द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तु थी दोस्तों, उसके अंदर सूती कपड़ा था, रेशम था, अफीम था और सोरा थी। तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। 40 देखिए, भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम और सीसा और अफीम थे। तो ये निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी डचों के द्वारा। और यहाँ पे भारत की बात हो रही है, यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है। तो जब बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, और जब पूरे भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम भी शामिल हो जाएंगे भारत में, क्योंकि ये अलग अलग जगहों से लिए जाते थे। 41 देखिए, डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाह से बैंटम और बटेविया की को जो है विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। डच जो है कोरोमंडल के जो बंदरगाह थे, कोरोमंडल के बंदरगाह से जो है बैंटम और बटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। 42 देखिए, भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। जो अफीम थी वो जावा और चीन में निर्यात की जाती थी। 43 देखिए, डच व्यापारिक जो व्यवस्था थी सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। कार्टल पर यह आधारित थी। डच व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता अर्थात कार्टल, सहकारिता को आप समझते ही हो, और कार्टल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कार्टल बोलते हैं। तो ये व्यापारिक व्यवस्था जो थी सहकारिता पर आधारित थी। आपने पढ़ा ही होगा कि संयुक्त पूंजी व्यवस्था, वही सहकारिता इसको यहाँ पे बोला गया है। 44 देखिए, डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। 45 देखिए, 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को जो है औसतन 18% का लाभांश दिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है।
और अंग्रेज़ों ने दिया था दोस्तों 5% का लाभांश। जब उन्होंने ट्रेन वगैरह इंडिया के अंदर चलाई थी तो उन्होंने जो जिन्होंने पैसा लगाया था यहाँ पर इंडिया के अंदर उनको 5% दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा 18% दिया है डचों ने, जो इनका 200 वर्षों का कार्यकाल रहा है। जो वाणिज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा लाभांश 18% डचों ने दिया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 46 देखिए, डच कंपनी के निर्देशकों को जो है भद्रजन, यानी कि इनको कहा जाता था भद्रजन, ये 17 बनेगा, 17 भद्रजन कहा जाता था। 17 जो बंदे थे या व्यक्ति थे, इन्होंने कंपनी के निदेशक कहा जाता है इनको, और इन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर, तो ये 17 भद्रजन। 47 देखिए, 1608 में टॉमस एडवर्थ के अधीन जो है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में जो है कारखाना लगाया था, और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भी सूरत में पहुंचा था। तो ये सूरत में पहुंचा था दोस्तों 1608 में। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के टाइम में कौन आया, तो हॉकिंस आया। वह जहांगीर के दरबार में जो है 1609 में पहुंचा, लेकिन दूत के रूप में निकल पड़ा था वो सूरत के लिए 1608 में, लेकिन दरबार में पहुंचा था वह 1609 में। और टॉमस एडवर्थ की यहाँ पे बात करें तो टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया। 1608 में सूरत में कारखाना लगाया टॉमस एडवर्थ के अधीन। टॉमस एडवर्थ आपको याद रखना है। 1612 में कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो है सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एक अधिकार को भंग कर दिया। 1612 में जो कैप्टन बेस्ट था उसने सूरत के बंदरगाह की विजय की थी, पुर्तगालियों को जो है हरा दिया था, और जो पुर्तगालियों को उस टाइम एक अधिकार था उसको इसने भंग कर दिया था। कैप्टन बेस्ट भी आपको याद रखना, 1612 में उसने विजय की थी सूरत के बंदरगाह की, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 49 देखिए, सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेजों ने भारत और पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। भारत के अंदर और पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, पहला भारतीय नगर सूरत था। 50 देखिए, दक्षिण पूर्वी और जो समुद्री तट पर अंग्रेजों ने पहली अपनी कोठी स्थापित की थी 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की थी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की जब बात करोगे तो पहली कोठी 1611 मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। और जो मसूलीपट्टनम जो है गोलकुंडा का प्रसिद्ध ये बंदरगाह है। ये भी पूछा जा सकता है कि गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो ये मसूलीपट्टनम है। यह हीरे के लिए, मणियों के लिए, कपड़े के व्यापार के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ के व्यापार को जो है लेकर डच और अंग्रेजों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती थी। डच और अंग्रेज किसको लेकर के लड़ते रहते थे, तो ये मसूलीपट्टनम को लेकर के लड़ते रहते थे। ये आपको यहाँ पे चीज याद होनी चाहिए। 51 देखिए, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को जो है सुनहला प्रमाण, यानी कि सुनहला इसको प्रमाण बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में ये आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों, यूजीसी नेट में ये आया हुआ है। और 1632 ईस्वी में ये किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन किया गया था कि सुनहला फरमान जो है कहाँ के सुल्तानों ने अंग्रेजों को दिया और किस सन में दिया, तो दोनों पूछे गए थे। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में दिया, जिसके मुताबिक जो है 500, आपको याद होना चाहिए कि 500 पैगोडा जो है सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में जो है स्वतंत्रतापूर्व व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 52 देखिए, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने क्या किया था, चंद्रगिरी के राजा जो थे दरमेला वेंकटप्पा, आपको ये भी इनका नाम बताना चाहिए कि राजा कौन था उस टाइम में, दरमेला वेंकटप्पा से क्या है मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन राजा का नाम आपने नहीं पढ़ा होगा। तो नेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये जो है कई बार यूपीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया है कि चंद्रगिरी के राजा कौन था, तो ये दरमेला वेंकटप्पा था, जिसने मद्रास को पट्टे पर इन्होंने ले लिया था फ्रांसिस डे ने, और वहाँ पर एक किलाबंदी जो कोठी का निर्माण किया था, जिसको जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा दी गई थी। आपको ये याद होना चाहिए कि मद्रास के अंदर कौन सा फोर्ट इन्होंने निर्माण किया था, तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से अभिहित किया गया। तो सितंबर 1641 में जो है कंपनी का मुख्यालय जो है मसूलीपट्टनम से हटा करके मद्रास स्थित फोर्ट जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज में इन्होंने स्थापित कर दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1641 में कंपनी का मुख्यालय जो है इन्होंने मसूलीपट्टनम से हटा करके फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित किया था। तो कब स्थानांतरित किया था, ये किया था 1641 के अंदर इन्होंने स्थानांतरित किया था। 53 देखिए, जॉब चार्नाक जो था, जिसने कलकत्ता की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, और जो गैरोल्ड जो अंगियार है इसको बम्बई का, और फ्रांसिस डे को मद्रास का भी हमने ऊपर पढ़ा है, इनको संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता के हैं जॉब चार्नाक, गैरोल्ड अंगियार जो बम्बई का, और फ्रांसिस डे जो मद्रास का। ये कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड जो था, ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार कर मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया और मक्का
जाने वाले जहाज़ों को लूटा। और औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिलती है तो उसने अंग्रेज़ों को दंडित करने के विचार से क्या किया था, पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, आपको ये 3-4 सारे याद होने चाहिए, सूरत की कोठियों को छीन लिया था। तो कौन सी कितनी कोठियों को छीना था, 5 कोठियों को छीना था। पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, सूरत की कोठियों को उन्होंने छीन लिया। और यह देखकर अंग्रेज जो थे भयभीत हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से जो औरंगजेब से क्या है समय याचना की। और औरंगजेब ने यह समझ कर कि अंग्रेजों से के व्यापार के कारण जो है साम्राज्य को लाभ हो रहा है, तो उसने जो है 17,000 पौंड का दंड, याद रखिए इतना दंड लगाया, 17,000 पौंड का दंड लगाया, लेकर के उन्हें माफ़ कर दिया। और अंग्रेजों को यह भी आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में इस प्रकार के अपमानजनक कार्यों में वो भाग नहीं लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार हमारे नेट को लेकर, और कोई भी एग्ज़ाम हो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी हाल ही में एग्ज़ाम है उसकी बात कर रहा हूँ। 54 देखिए, 1694 में ब्रिटिश संसद ने जो है सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति दी। कब दी अनुमति सारी ब्रिटिश प्रजा को, तो ये दी 1694 के अंदर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। भारत में व्यापार की ब्रिटिश प्रजा को अनुमति मिली 1694 में। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी जो है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई। इस कंपनी का विशेष अधिकार दिलाने के लिए जो है विशेष अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे दोस्तों कटिंग हो गई है। 56 देखिए, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। तो यहाँ पे रेड ड्रैगन था, और इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए कुछ यहाँ पे अलग से कोई लाइन थी, तो वो देखना पड़ेगा, कटिंग में है। 57 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत में किसका शासनकाल था, तो यहाँ पे उस टाइम अकबर का शासनकाल था। एलिजाबेथ प्रथम जो है उस टाइम वहाँ पे शासनकर्ता थी इंग्लैंड के अंदर। 58 देखिए, किस मुगल शासक के काल में जो है अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, तो ये जहांगीर के टाइम में 1608 में हुआ। इस मुगल अंग्रेजों का भारत में आगमन 1608 में हुआ। जैसे कि आप कैप्टन हॉकिंस की बात करते हो, अंग्रेजों ने अपनी पहली जो व्यापारी कोठी है यानी कि फैक्ट्री है कब और कहाँ स्थापित की ना, 1608 जो है सूरत गुजरात में। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये सूरत आपको याद होना चाहिए। 60 देखिए, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो ये जॉन मिडन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में ये भारत आया था, जो स्थल मार्ग से आया था, जॉन मिडल हॉल। 61 देखिए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी, खान की उपाधि, यानी कि इंग्लिश खान, इसको इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। ये भी आपको याद होना चाहिए कि इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी गई थी। और इसको जो है 3000 के लगभग मनसब भी दिया गया था। 300 या 3000 आप कमेंट करना, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो 62 देखिए, विलियम फिंच कौन था, तो विलियम फिंच दोस्तों जो है कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था, ये आपको याद होना चाहिए। और भारत आने वाला यात्री था जिसने जो अनारकली की जो दंत कथा है कि अनारकली जो है इससे प्यार करता था जहांगीर, तो इसकी जो दंत कथा का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, ये विलियम फिंच ने किया है। 2 आए हैं, एक विलियम फिंच है दोस्तों, एक रोल फिंच है। जो रोल फिंच है अभी आपको बता दूं, ये रोल फिंच आया है अकबर के टाइम में, और जो अभी हमने विलियम फिंच पढ़ा है ये जहांगीर के टाइम में आया है। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी, तो ये बयाना में तैयार होती थी। 64 देखिए, अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित जो हॉर्मुज बंदरगाह को पुर्तगाली से कब छीना, तो इन्होंने 1604 ईस्वी में इसको छीन लिया था। 1604 में छीना, कब छीना, 1604 में। 65 देखिए, जेम्स प्रथम का कौन सा दूत जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का दूत जो आया था हॉकिंस आया था, और उसके बाद जो है टॉमस रो आया था 1613 में, और ये आया था 1608। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, 8 और 13 आपको याद होना चाहिए। मुगल सम्राट औरंगजेब और जो अंग्रेज़ों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ, तो ये 1686 में हुगली में हुआ था, और शाहजहाँ के साथ आपने पढ़ाई होगा कि 1632-36 के लगभग हुआ है। बंगाल वो पुर्तगालियों के साथ हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मुगल सम्राट, और ये अंग्रेज़ों की बात हो रही है, अंग्रेज़ों के साथ 1686 में हुगली में हुआ है। वो पुर्तगालियों के साथ हुआ था 1632-36 के लगभग शाहजहाँ के टाइम में। 67 देखिए, बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था, तो ये विलियम होजेज था। इसका टाइम पीरियड जो है 1681 से 84 है। विलियम होजेज आपको याद रखना है, बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट। अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। 68 देखिए, मुगल भारत में जो है सूती वस्त्र, नील अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, तो ये सूती वस्त्र थे, जो मुगल भारत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी व्यापार की। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया, 1632 में, हमने अभी पढ़ा है, गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया। 70 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी, सूती कपड़े का, नील का, कच्चे रेशम का और मसाले। मसाले तो हर किसी कंपनी ने किए हैं जितने भी बाहर से आई।
71 देखिए, किस अंग्रेजी गवर्नर को जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ये था दोस्तों सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। और ये आपने भी पढ़ा होगा, जो ऊपर क्वेश्चन था उसकी यहाँ पे जिक्र किया गया है। 72 देखिए, सर जॉन सुरमन मिशन जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो ये फारूक सियार के दरबार में आया था। और ये दोस्तों नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि फारूक सियार के टाइम में कौन सा जो है जो मिशन भारत में आया था? तो ये जॉन सुरमन था। इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में जो मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर बोला जाता है। 74 देखिए, अंग्रेजों को कलकत्ता की जिम्मेदारी जो है किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ये दोस्तों प्रदान की थी अंजुमुसान ने की थी। और विलियम नॉरिस जो था, विलियम नॉरिस को जो है औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, किंतु सफलता न मिलने के कारण जो है 22 जुलाई 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे 22 जुलाई 1702 को जो है दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया। और 75 देखिए, अकार्ड का जो है घेरा कब डाला गया? तो ये 1751 में डाला गया। 76 देखिए, सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो ये दोस्तों कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब जो है अनवरदीन की सेना के बीच 1748 ईस्वी में लड़ा गया। और फ्रांसीसी सेना ने जो है नवाब को हरा दिया। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरदीन। पांडिचेरी के जो फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। और फ्रांसीसी बस्तियों का जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन को ही माना जाता है फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक। जो रिजवी की संधि है, इसके द्वारा जो है पांडिचेरी वापस किसको मिला था? तो ये रिजवी की संधि के द्वारा जो है फ्रांसीसियों को जो है पांडिचेरी मिल गया था। फिजियोकैट कौन थे? तो ये मुक्त व्यापार करने वाले जो थे, फिजियोकैट जो थे मुक्त व्यापार करने के पक्षधर जो थे फ्रांसीसी व्यापारी थे। ये फ्रांस की बात हो रही है, वहाँ पे फिजियोक्रेट्स थे, तो ये मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। 81 देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कि सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, इसका तत्कालिक जो कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण दोस्तों एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी जो था बोर्नेट के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना, यहाँ पे इसका तत्कालिक कारण बना था। बोर्नेट आपको नाम याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का दोस्तों विश्व युद्ध कह रहा हूँ, कर्नाटक युद्ध का मेन कारण बना था। 82 देखिए, पांडिचेरी की संधि कब हुई? तो ये 1755 में हुई थी। और इसके तहत जो 1708-9 में विलय इसका कर लिया गया था। और संयुक्त कंपनी का जो नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था इसका नाम। और कंपनी का यह नाम जो है 1833 ईस्वी तक कायम रहा। और 1833 का जो चार्टर था उसके द्वारा इसका छोटा नाम इसका कर दिया गया था, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी हुआ था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी नाम हुआ था, ये 1833 के चार्टर से हुआ था, ये आपको याद रखना है। फ्रांस के सम्राट जो थे लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ये फ्रांसीसी धर्म प्रचारक व यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत की जो है थल मार्ग की खोज की थी। फ्रांस के जो सम्राट हुआ है लुई 14वां, उसी के प्रयासों के फलस्वरूप ही जो है फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों और यात्रियों ने जो है एशिया माइनर के रास्ते से भारत के थल मार्ग की खोज की। तो थल मार्ग की खोज की एशिया माइनर के रास्ते से। 84 देखिए, 1719 में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश के द्वारा यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की गई तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का जो है संपूर्ण कार्य उसी को सौंप दिया गया। 1719 में हुई थी फ्रांसीसी सम्राट के आदेश पर यूनाइटेड कंपनी देश इंडेज। 85 देखिए, भारत में एंग्लो फ्रांच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। तो आपको याद होना चाहिए, भारत में जब एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुए थे उस समय जो फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय था जो पांडिचेरी के अंदर था। और मसूलीपट्टनम, कराइल, माहे, सूरत, चंद्रनगर जो है फ्रांसीसियों के उप कार्यालय थे। पांडिचेरी मेन था लेकिन ये जो थे उप थे। 86 देखिए, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हराया था। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीज़ हमेशा पढ़ के जानी है कि बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन हुआ है, फ्लासी के युद्ध में कौन हुआ है, सेंट थोमे के कर्नाटक के फर्स्ट वार जैसे इसमें कौन है, सेकंड में कौन है, अंगल फ्रेंच वार जो हुए हैं या अंगल जो मराठा युद्ध हुए हैं उनके अंदर कौन था। 87 देखिए, कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा जो थी कुंडलकंपा नदी था, दक्षिणी सीमा जो थी तंजौर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी अकाट थी और इसका प्रमुख शहरों में जो था
मद्रास, पांडिचेरी, बेलोर और तिरुचिन्नापल्ली थे। ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे के भूभाग के का क्षेत्र था, और उसकी सीमा जो थी कुंडलकंपा नदी, और दक्षिण सीमा जो थी तंजौर का क्षेत्र था। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और इसकी राजधानी उस टाइम पे अकाट थी। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक साम्राज्य जो कर्नाटक हुआ है उसकी। 88 देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन और दीव तीनों आपको याद होना चाहिए पुर्तगालियों के कब्जे में बने रहे, और सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है दिसंबर 1961 भी आपको याद होना चाहिए कि दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को जो है भारतीय संघ में मिला लिया गया था। सैनिक कार्रवाई की गई थी। गोवा, दमन, दीव तीनों आपको याद होना चाहिए। 89 देखिए, पांडिचेरी, कराईकल, यमन, माहे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहे। ये तीनों भी आपको याद होना चाहिए। ये जो है नेट में क्वेश्चन आ चुका है, मैं अलग से इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। पांडिचेरी, कराइल, यनम, माहे जो है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी उपनिवेश बने रहे। फ्रांस की सरकार ने जो है सदस्यता का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को जो है नवंबर 1954 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। नवंबर 1954 में इनको हस्तांतरित किया गया था। 90 देखिए, वांडीवास का युद्ध 1761 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो है पांडिचेरी छीन लिया गया, और इसके बाद जो है जिंजी और माहे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो जिंजी और माहे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फ्रांसीसियों से पांडिचेरी भी यहाँ पर छिन गया था 1761 में, आपको याद होना चाहिए। वांडीवास के युद्ध के बाद की बात है ये। वांडीवास 1760 में हुआ है। लाली की असफलता से जो फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज हो गई और उसे वापस बुलाकर जो है 1763 में इसको मृत्यु दंड दे दिया गया। लाली को फ्रांस के सरकार ने वापस बुला लिया था। 92 देखिए, फ्रांसीस जो सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई। ये डिंडीगुल में हुई थी, और आपको इसके बारे में पता होगा कि ये मैसूर के अंदर पड़ता है, और ये जो है हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी डिंडीगुल के अंदर 1765 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1765। 93 देखिए, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था? तो ये डचों का था। उस टाइम पे भारत और जावा के मध्य व्यापार पर जो है डचों का ये प्रभुत्व था। 94 देखिए, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लुटा दिया? तो ये लुटाया था इन्होंने एक्स ला चैपल की संधि, जो 1754 के लगभग हुई थी। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ पर स्थापित की गई? तो सूरत में स्थापित हुई थी। आपको ये याद रखना है कि फ्रेंच और अंग्रेजों की जब भी बात होगी, अंग्रेजों की बस्ती की, पहली बस्ती की, तो सूरत है दोनों का। 96 अंबूर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1749 में हुआ। 97 देखिए, अंग्रेजों ने डचों और फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? तो अंग्रेजों ने डचों को हराया दोस्तों बेदरा की लड़ाई में 1759, और वांडीवास की लड़ाई हुई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, जिसको 1760 में माना जाता है। और 98 देखिए दोस्तों, उत्तरकालीन जो मुगल दरबार में कई खेमों में बटा हुआ था, उत्तर मुगल काल जो दरबार में कई खेमे थे, तो उसमें जो प्रथम प्रमुख थे, यानी कि 4 जो प्रमुख दिए गए हैं, वह तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। 99 देखिए, इनमें जो प्रथम 3 जो थे, तुरानी, अफगानी और ईरानी, जो मध्य एशियाई थे, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। ये किसके वंशज थे? ईरान और जो अफगान सैनिकों के वंशज थे, तुरानी, अफगानी और ईरानी, मध्य एशियाई जो थे। 100 देखिए, इसमें तुरानी और अफगानी जो हैं, तुरानी और अफगानी आपको याद रखना है। जो तुरानी और अफगानी हुए हैं ये सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे। जो भी ईरानी जो हुए हैं वो अधिकतर शिया हुए हैं, यानी कि ज़्यादातर शिया थे, लेकिन थोड़े बहुत उनमें सुन्नी भी थे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली शिया हुए हैं। 101 देखिए, शिया मान्यता वाले जो ईरानी दल में असद खां और उसका बेटा जो है जुल्फ़िकार खां जैसे सरदार मुख्य है उसके अंदर थे, जो शिया को मानने वाले थे। तुरानी जो दल था उसके अंदर चिनखलिज खां और गाजुद्दीन जो फिरोज जंग था जैसे सरदार थे, और सुन्नी मत के ये अनुयायी थे। 104 देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ये 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। 105 देखिए, उत्तर मुगल काल, जिसको 1707 से लेकर के 1857 का टाइम पीरियड माना जाता है, इसके अंदर जो है कुल 12 शासकों के जो 12 शासक हुए हैं। इसमें प्रथम और जो अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो इसके अंदर सबसे पहले की बात करते हैं उत्तर मुगल काल का, सबसे पहला शासक हुआ 1707 से लेकर के 12 में हुआ है बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जो सबसे लास्ट का हुआ है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बोलते हैं, जिसको जफर भी बोलते हैं। तो 1857 ये हुआ है। 106 देखिए, साहिब खबर की उपाधि किस उत्तरवर्ती मुगल प्रशासन को प्रदान की गई है? तो ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी। 107 देखिए, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो है किसकी एक रचना है? तो ये सर यदुनाथ सरकार की है।
108 देखिए नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हुआ। पानीपत का जो तृतीय लड़ाई हुई है 1761 में, जो 14 जनवरी 1761 को हुई है, तो उसका जो उस टाइम पे सम्राट कौन था, तो आपने पढ़ा ही होगा कि शाह आलम उस टाइम पे सम्राट था। किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधु जो थे प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गए थे, तो ये फारूक शहर के टाइम में शक्तिशाली हो गए थे। औरंगजेब की मज़ार कहाँ पे है, तो ये औरंगाबाद के अंदर है। किस मुगल शासक को जो है गिजड़ शायर की उपमा दी गई है, तो ये फारूक शहर को जो है गिजड़ शायर बोला गया है। कई बार इनकी उपमाएं, इनके नाम पूछे गए हैं, उसकी एक अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, आप वो देख लेना। मुगल साम्राज्य के पतन का असर प्रमुख कारण क्या था, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव जो था इनके पतन का मेन कारण था। महाराजा अजीत सिंह ने जो अपनी बेटी का विवाह किससे किया था, तो ये दोस्तों फारूक सियार से किया था। 115 देखिए सैयद बंधुओं का जो है किन किन सम्राटों को बनाया था, तो आप यहाँ से फारूक सियार को बनाया गया उससे सबसे पहले, उसके बाद रफ़ी दुर्जात को सेकंड पे, रफ़ी उद्दौला थर्ड पे और मोहम्मद शाह रंगीला फोर्थ पे, यानी कि FRRM से आप इसको याद रख सकते हो। किस मुगल सम्राट की मृत्यु जो है क्षय रोग से हुई थी, तो ये रफ़ी उद्दरजात की जो है क्षय रोग से मृत्यु हुई थी। सबसे कम शासन करने वाला सम्राट जो है रफ़ी उद्दरजात है। आपको जात याद रखना है, तो जात सबसे कम समय तक शासन करने वाला था। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया किसने समाप्त किया, तो ये बहादुर शाह प्रथम ने इसको समाप्त कर दिया था जब वो शासक बनता है। सैयद बंधुओं के दमन में जो है किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई, तो ये तुरानी गुट ने जो है इसमें मेन भूमिका निभाई थी। सैयद बंधुओं का जो दमन हुआ उसमें तुरानी मेन थे। सच्चा बादशाह की बात दान करने वाला बंदा सिंह बहादुर थे, जिसको जो है नांदेड़ से जो है गुरु गोविंद सिंह ने इनको पंजाब भेजा था कि आप वहाँ की धरती पर जाइए और जो है जुल्मों का सामना कीजिए वहाँ जाकर। 121 देखिए लोहगढ़ जो है इस किले का निर्माण किसने कराया, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। 122 देखिए वह एक जो मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहादुर शाह प्रथम ने सैयद की उपाधि धारण की थी। 123 देखिए हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे और उनका अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल में जो है सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन अली खां भी थे, और इस दल को जो है राजपूत, जाट और हिंदू जमींदारों का समर्थन इसको प्राप्त था। हिंदुस्तानी दल में कौन कौन थे आपने पढ़ी गया। अब 123 द्वारा 118 जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, तो ये मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ था, जो उत्तराधिकार का युद्ध था। किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को रंगीला की उपमा दी गई है, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को दी गई है। शाहजहां सेकंड की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण की थी, तो ये रफ़ी उद्दौला ने धारण की थी। शाहजहां सेकंड की उपाधि रफ़ी उद्दौला, दौला आपको याद रखना है, दौला शाहजहां सेकंड। किस मुगल शासक ने जो है राममोहन राय को क्या है राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो एक वर्ष द्वितीय ने की थी। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, तो ये डेट आपको याद रखनी है 20 मार्च 1739 को। किस मुगल शासक के समय में मुगलों द्वारा जो है सिक्का ढालना बंद हो गया था, तो मुगलों के शासन का जो उस टाइम चल रहा था, तो ये अकबर द्वितीय का काल था, उसके दौरान क्या है मुगल सिक्कों का डलना बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया गया। 129 देखिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये रंगून म्यांमार में 1862 में हुई थी। 130 देखिए बक्सर के युद्ध 1764 के समय में मुगल शासक कौन थे, तो ये शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे बक्सर के टाइम पे थे, आपने पढ़ा ही होगा। 1765 की संधि में भी ये शामिल थे। मुगलानी बेगम जो थी मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी, तो मुगल बादशाह कौन था उस टाइम पे, आलमगीर द्वितीय था। और मुगलानी बेगम ये उस टाइम समय क्या थी, पंजाब की एक महिला सूबेदार हुई है उसके टाइम में। 132 देखिए नादिर शाह के आक्रमण से जो भारत में 57 दिन, याद रखना आपको 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया और अफगानी सत्ता का प्रारंभ 20 मार्च 1739 को हुआ, क्योंकि इसका आक्रमण अभी आपने पढ़ा ही है। मुंतखब उल लवाब की रचना जो है खफी खान ने की थी, ये आपको इम्पोर्टेंट है बुक है। एक अकबर द्वितीय के काल में मुगलों के सिक्के ढलने बंद हो गए थे, ये भी हमने पढ़ा है। 133 देखिए मुगल काल में हुमायूं के बाद जो है कोहिनूर हीरा जो है क्रमशः जो मुगल शासकों के राजमुकुट की शोभा बढ़ाता रहा। 1739 ईस्वी में क्या है इसको मुगल जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला ले गया, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह यहाँ से इसको लूट के ले गया और मृत्यु के बाद जो है उस पर दुर्रे दुरानी जो है अहमद शाह अब्दाली की एक क्या है उपाधि है इसकी। अहमद शाह अब्दाली की आपको याद होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली की जो है उपाधि क्या है, दुर्रे दुरानी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ सकती है ये। और अब्दाली के बाद जो है शाहसुदा शासक बनता है, तो उसको प्राप्त करता है ये हीरा 1831 में। यह कोहिनूर हीरा जो है अफगानिस्तान के शासक शाहसुदा ने जो है महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया था, 1831 में भेंट किया था।
और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद यह हिरण के पुत्र महाराजा दलीप सिंह के पास चला गया और 21 फरवरी जो 1849 को जो है गुजरात के युद्ध के बाद जो है दलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने इसको ले लिया। कौन से युद्ध के बाद? गुजरात के युद्ध के बाद। ये भी आपको याद होना चाहिए, गुजरात के युद्ध के बाद 21 फरवरी 1849 को डलहौजी ने ले लिया और डलहौजी ने इसको ले जा करके ब्रिटेन की महारानी को भेंट में दे दिया, जो आज भी इसके ताज की शोभा बढ़ा रहा है। 134 देखिए, जयपुर ने जयसिंह ने जो है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस के अंदर वेधशालाएं बनवाई। तो इसने 5 जगह बनवाई हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस। 5 की 5 आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जहादर शाह पर किस गणिका का प्रभाव था? तो ये लाल कुंवरी गणिका का। 1773 ईस्वी के अंदर जो है जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र से संबंधित है जयपुर के राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा लिखी गई थी। 1773 में लिखी गई थी जिज मोहम्मद शाही। 137 देखिए, अंतिम मुगल सम्राट के नाम का जो अंतिम मुगल सम्राट के पिता का नाम जो है अकबर शाह द्वितीय था। तो ये थे दोस्तों हमारे 137 टोटल इस वीडियो क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दोबारा फिर से लेकर के आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।